नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु परिवार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वुल्फ मिसिंग के बारे में। वुल्फ मिसिंग मतलब एक ग्रेटेस्ट साइकिक। अब आप जानना चाहेंगे कि ये था कौन, इन्होंने क्या किया कि जो इनकी बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए, मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ ये इनकी पुस्तक से ही ली गई है, अबाउट माई सेल्फ से। ये बहुत ही बड़े साइकिक थे जिन्होंने उस स्तर की प्रभाव छोड़े समाज पे, जो हो सकता है कि आधुनिक समाज में वो कब तक हो या हो भी पाए कि नहीं, मैं पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ। इसीलिए मैंने अपने इस वीडियो का, इवेंट का नाम भी रखा है, करना तो चाहो तुम, करना तो चाहो तुम। मैं आज इसी कड़ी में आपको बताऊंगा ये पूरी कहानी, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो कहानी आपको बताई जाएगी वो आपको पसंद आएगी। तो अब मैं आपका कुछ कीमती समय चाहता हूँ, मैं शुरू करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वुल्फ मिसिंग की। वुल्फ मिसिंग जिनका जन्म 1899 में पोलैंड में हुआ था। इनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके परिवार वाले चाहते थे कि ये रबाई बने। रबाई कहने का मतलब ये है कि ये धार्मिक चीज़ों से जुड़ें, ये धर्म से जुड़ जाएं। जैसे कि हमारे यहाँ पंडित होते हैं, हमारे यहाँ मौलवी होते हैं, तो फादर होते हैं, ये वैसा ही चाहते थे यहूदी। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ करने का नहीं सोचा। ज़्यादा प्रेशर होने पे 11 साल की उम्र में ही 1910 में ही ये अपना घर छोड़ के बर्लिन भाग गए। बर्लिन की ट्रेन में जब ये बैठे, इन्होंने अपनी पुस्तक में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि जब मैं वहाँ पे ट्रेन में अंदर गया, ट्रेन में बैठा, तो मैंने टीसी को आते हुए देखा। टीसी जब मेरे तरफ आगे बढ़ रहा था तो वो ठंडी हवाएं, सुबह की ठंडी हवाएं, ट्रेन की गड़गड़ाहट और टीसी का मेरी तरफ खट खट आगे बढ़ना, बूट का बजते हुए मेरे सामने आ जाना अचानक से। जैसे ही टीसी इनके पास आने लग गया, ये ट्रेन के नीचे, ट्रेन में सीट के नीचे जाके छुप गए। अगर जैसे ही सीट के नीचे ये जाके छुपते हैं, टीसी का ध्यान इनकी तरफ जाता है और वो टीसी इनके पास आता है। जैसे ही इनके पास टीसी आके इनसे पूछता है, हे यंग बॉय, वेयर इज योर टिकट, तुम्हारा टिकट कहाँ है। ये अचानक से खड़े हुए, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इनकी स्थिति ऐसी थी कि ये कुछ न बोल पा रहे थे, क्योंकि ये घर से भागे थे। इनके पास ना तो पैसा था, ना तो टिकट था, कुछ भी नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, कुछ भी नहीं था इनके पास कि किस तरीके से जवाब दें किस चीज़ का। अचानक से इन्होंने अपने पास में पड़े हुए एक कागज़ को उठाया। कागज़ को उठाते ही इन्होंने अपने आंखों को बंद करते हुए ये धारणा बनाई। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैंने धारणा को अपनाया कि मैं ये जो टिकट, ये जो कागज़ उठा के इस टीसी को देने जा रहा हूँ, ये वही टिकट है जो इस टीसी को चाहिए। और जैसे ही इन्होंने ये धारणा बना के उस रद्दी कागज़ को आगे बढ़ाया टीसी की ओर, टीसी ने लेते हुए पंचर किया और बड़े ही अजीब तरीके से पेश आते हुए बोला, इफ़ यू हैव योर टिकट देन व्हाट आर यू डूइंग बिलो द सीट। तुम्हारे पास अगर तुम्हारा टिकट है तो तुम क्या कर रहे थे सीट के नीचे। इन्होंने कुछ नहीं बोला। इन्हें बहुत खुशी हुई इस बात को देख के, और इन्होंने कहा है कि इसी घटना के बाद मैं पूरा बदल गया। मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ तो है जो मैं बदल सकता हूँ लोगों को। इन्होंने कहा कि मेरी सारी चीज़ें इसी एक घटना पे आधारित थी। वहाँ से भाग के ये बर्लिन आए। बर्लिन आने के बाद इन्होंने सर्कस में काम किया। सर्कस में काम करते हुए इन्होंने लोगों के भविष्य भी बताया, लोगों की खोई हुई चीज़ों को भी मिलवाया, बहुत ढेर सारी चीज़ें ऐसे की कि इनका नाम बहुत फैलने लग गया। अचानक से पूरे बर्लिन में इनको जाना जाने लगा। एक दिन इन्होंने भविष्यवाणी करते हुए एडॉल्फ हिटलर के बारे में भविष्यवाणी की कि अगर वो पूर्व की तरफ आगे जाएंगे तो वो मारे जाएंगे। ये बात हिटलर को पता चली तो उन्होंने मैसिंग को पकड़ने के लिए 2 लाख रुपए का इनाम रखा। 2 लाख रुपए नहीं, मार्क का इनाम रखा, जो कि वहाँ की करेंसी थी। लोगों को इनकी तलाश हुई। जो लोग 2 लाख मार्क के पीछे थे, उन्होंने तलाश शुरू की मैसिंग की। अचानक एक दिन सुबह पुलिस वालों ने मैसिंग को जाते हुए देखा और पकड़ लिया। जैसे ही पुलिस वालों ने पकड़ा, उन्हें तुरंत मार के बेहोश कर दिया, जिससे कि वो कुछ कर ना पाए। हालांकि वो पूरी तरीके से इनके गुण से परिचित नहीं थे। ले जाके लॉकअप में बंद कर दिया। सुबह जब होश आया मैसिंग को, तो वो एक लॉकअप में थे, और जैसे ही लॉकअप के बाहर उन्होंने देखा पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने फिर से वो धारणा अपनाई कि मैं वही अधिकारी हूँ जो इन सारे पुलिस वालों के ऊपर आता हूँ, ऊपर क्रम पे आता हूँ, ऊपर पद पे आता हूँ, और मैं जो कहूँगा ये सारे मानेंगे। उन्होंने ऑर्डर दिया कि तुम सारे पुलिस वाले इस कारावार में आ जाओ और मुझे बाहर कर दो। पुलिस वालों ने ऐसा किया, उन्हें बाहर कर दिया और वो वहाँ से भाग गए रसिया। रसिया भागने के बाद इन्होंने
कुछ दिन तक सर्कस में काम किया। सर्कस में काम करते हुए भी इन्होंने लोगों की भविष्य बताए, फिर उनकी खोई हुई चीज़ों को बताया। रसिया में धीरे 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 लोगों को पता चलते चलते स्टर्लिंग को पता चला। स्टर्लिंग वो आदमी था जो रसिया का सेक्रेटरी जनरल था कम्युनिस्ट पार्टी का। बहुत ही प्रभावी आदमी, मुझे लगता है रसिया का सबसे प्रभावी आदमी था उस समय स्टालिन। स्टालिन ने, जब स्टालिन को ये बात पता चली तो वो कम्युनिस्ट होने की वजह से वो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता था कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि आधुनिक विचारधाराएं कभी इन चीज़ों को मानने से कभी भी आगे नहीं आएंगी। वो हमेशा पीछे ही रहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसी कुछ भी चीज़ें, चमत्कारिक चीज़ें ऐसी नहीं होती। स्टालिन को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। स्टालिन को गुस्सा भी आया कि उस आदमी को मेरे सामने लाओ, मैं पूछूंगा उससे कि उसके द्वारा ये किए गए सारी चीज़ें कितनी सही और कितनी गलत हैं। अचानक से एक दिन सर्कस दिखाते समय ही स्टालिन के शो पे ही अचानक पर्दा गिर जाता है और पीछे से मैसिंग को किडनैप कर लिया जाता है, और स्टालिन के ही आदमी ने किडनैप करके मैसिंग को स्टालिन के सामने ले जाके रख दिया। अब स्टालिन, जब मैसिंग को होश आया, मैसिंग जब अपने आप को स्टालिन के सामने देखा तो पता तो था ही मैसिंग को कि स्टालिन कौन है। उसने पूछा कि मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। स्टालिन ने जवाब दिया कि तुम्हारे बारे में जितनी भी चीज़ें, जितनी भी कहानियाँ, कथाएं प्रचलित हैं, जितनी भी चीज़ें लोगों के द्वारा बताई जा रही हैं, क्या वो सही हैं या फेक हैं। मैसिंग ने कहा कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं कोई जादू नहीं दिखाता, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो बस एक सामान्य आदमी हूँ। हाँ, मैं धारणाओं को अपना लेता हूँ। मैं धारणा बना के तुम भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ, या कोई और तीसरा भी। स्टालिन ने कहा कि ये फिजूल की बातें तुम जो कर रहे हो, मुझे इस बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम कुछ करके दिखाओ जिससे मुझे पता चले कि तुम्हारे द्वारा ये जितनी भी चीज़ें कही जा रही हैं वो सही हैं या गलत। ऐसा ही हुआ। एक दिन, 2 दिन कमरे में बंद रहने के बाद मैसिंग को अचानक से एक गाड़ी लेने आती है, और फिर उस गाड़ी में बिठा के स्टालिन के साथ सेंट्रल बैंक, रसिया के सेंट्रल बैंक के सामने रोक के कहा जाता है कि तुम जाओ अंदर और 1 लाख रुपए लेकर आओ। मैसिंग जाते समय मैसिंग की पूरी चेकिंग की गई कि उसके पास कुछ है तो नहीं, और वैसा ही हुआ, मैसिंग के पास कुछ नहीं था। मैसिंग जैसे ही अंदर जाता है, अंदर पड़ा हुआ एक रद्दी कागज उठा के क्लर्क को देता है, लेकिन देने से पहले एक धारणा अपनाता है कि ये वही कागज है जो मैं इस क्लर्क को दे रहा हूँ, और इस कागज को जो मैं चेक के रूप में इसको दे रहा हूँ, ये उसी बैंक अकाउंट का चेक है जिसमें 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। वैसा ही हुआ, जैसे ही उस रद्दी कागज को क्लर्क को देता है, क्लर्क उसको चेक करते हुए अपने ड्रॉल में रखता है और 1 लाख रुपए निकाल के दे देता है मैसिंग को। मैसिंग लेकर 1 लाख रुपए जाके स्टालिन को देता है। स्टालिन इस बात पे भरोसा ही नहीं करता। स्टालिन करता है तुम्हारा कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, तुम्हारा कोई जुगाड़ होगा, तुमने किसी न किसी तरीके से चीज़ों को बनाया होगा। मैसिंग कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। स्टालिन कहा ठीक, फिर से जाओ और मुझे वही कागज़ ला के दो जो तुमने उस क्लर्क को दिया है। मैसिंग ने ऐसा ही किया। मैसिंग ने जैसे ही क्लर्क के सामने 1 लाख रुपए रखा और कहा मुझे मेरा चेक दे दीजिए, अचानक से एक ड्रॉल खोलने के बाद जब वो सादे कागज को क्लर्क देखता है, वो खजांची वहीं का वहीं बेहोश हो गया। स्टालिन को लेते हुए मैसिंग को लेते हुए स्टालिन दोबारा आता है अपने स्थान पर और कहता है कि इस आदमी को बंद करो हजारों लोगों के पहरे में, जहाँ से ये बाहर ना निकल पाए, और कहता है कि तुम्हें मुझसे मिलने आना है फला टाइम पे फला जगह। ऐसा ही हुआ। मैसिंग तुरंत वहाँ जाता है और उसी समय, जिस समय पे उसको बुलाया गया था, उसी समय मैसिंग वहाँ पहुँचता है। और मैसिंग मिलने के बाद स्टालिन से पूछता है कि तुमने क्या किया है, किस तरीके से तुमने मेरे आदमियों को गुमराह किया है, या किस तरीके से तुमने ये सारी चीज़ें व्यवस्थित की। मैसिंग ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं बस धारणाओं को अपनाता हूँ। मैंने इस बार भी धारणा अपनाई कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो आज़ाद हूँ और जो तुमसे मिल सकता हूँ, और मैंने ऐसा ही किया। स्टालिन ने कहा तुम इतनी से बात नहीं बनेगी, तुम्हें एक बार और परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके बाद मैं मानूंगा कि चीज़ें कैसे होती हैं। हालांकि कम्युनिज्म इतना ज़्यादा हावी था वहाँ पे कि इन बातों को मान लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। अचानक से एक दिन स्टालिन आता है और मैसिंग से मिलने के बाद कहता है 12 बजे रात को तुम्हें मुझसे मेरे कमरे में मिलने आना होगा। ये कह देना एक बहुत छोटी बात लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं स्टालिन एक ऐसे इमारत में रहता था, ऐसे घर में रहता था जहाँ पे कई कमरे थे,
या यूँ कह लें सैकड़ों कमरे थे। किस कमरे में स्टर्लिंग किस दिन रहेगा, ये हो सकता है इसके पहरेदारों में पहली कतार में लोगों को पता हो कि वो 5वें कमरे में है, तो दूसरी कतार में पता हो कि 10वें कमरे में है। कहने का मतलब है कि किसी को भी नहीं पता था कि वो किस कमरे में रहता है। 12 बजे रात को उसके कमरे में मिलना ये बहुत ही बड़ा टास्क था। ऐसा ही हुआ। मैसिंग 12 बजे रात को जाके स्टर्लिंग के कमरे पे खटखटाहट की। जैसे ही दरवाजे पे खटखट किया, स्टर्लिंग दरवाज़ा खोलते हुए उसको अंदर बुलाया और पूछा, ये तुमने कैसे किया? मैसिंग ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस यही सोचा कि मैं बैरिया हूँ। बैरिया कौन? बैरिया वही व्यक्ति था जो स्टर्लिंग के बाद दूसरा व्यक्ति था जो रसिया का सबसे प्रभावी व्यक्ति था और पहरेदारों में, रसिया जो स्टर्लिंग के पहरेदारों में सबसे उच्च पद का आदमी था। उन्होंने कहा, बैरिया तो तुम बैरिया कैसे बने? मैसिंग ने कहा, मैंने अपनाया, इस धारणा को अपनाया मैंने कि मैं बैरिया हूँ और मैं बैरिया बन गया। मैं जब अंदर आ रहा था तो आपके सैनिकों ने मुझे सैल्यूट भी किया और आपके अंदर घर तक पहुंचा दिया। फिर यहाँ पे मैंने अपने आप को यही बताया कि मैं बैरिया हूँ और मुझे उसी कमरे में जाना है जिसमें स्टर्लिंग है, और मैं इस कमरे के आगे आके रुक गया। आज मैं ये जो कहानी बता रहा था आपको, ये वुल्फ मैसिंग की थी। ये बहुत ही प्रभावी व्यक्ति थे और ये कोई ऐसी चमत्कारी कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है। ये उनकी ही पुस्तक अबाउट माई सेल्फ से ली गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप बिल्कुल बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अगर मेरी कुछ कमी आपको नज़र आई हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।